सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है भाषा और व्याकरण। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं भाषा के बारे में कि भाषा क्या होती है, व्याकरण क्या होता है। इन सभी बातों को पाठ को पढ़कर जानने का प्रयास करते हैं। पाठ को शुरू करते हैं। अध्याय 1, भाषा और व्याकरण। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में अनेक भाषाएं तथा उपभाषाएं बोलियां बोली जाती हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। तो बच्चों, संसार दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ पर बहुत सारे देश हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार की भाषाओं को बोला जाता है। अगर हम अपने देश भारत की ही बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारी भाषाएं, बोलियां, उपभाषाएं बोली जाती हैं। हमारा जो भारतीय संविधान बनाया गया है, जिसके अनुसार भारत में सारा कार्य होता है, उस संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। मतलब कि इनको बोला जा सकता है, बोला तो अन्य भाषाओं को भी जा सकता है, लेकिन इनको मान्यता प्राप्त है। अर्थात इन भाषाओं को भारत सरकार की तरफ से मान्यता दी गई है। ये भाषाएं हैं कौन कौन सी? संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, बांग्ला, पंजाबी, सिंधी, तेलुगु इसमें प्रमुख है। ये प्रमुख भाषाएं हो गई, और भी हैं, टोटल 22 है। इतना होते हुए भी देश की संपर्क भाषा या राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा को ही अपनाया गया है। लेकिन हमारे देश की जो आपस में आदान प्रदान की जो भाषा है वो है हिंदी, क्योंकि ज्यादातर लोग हिंदी ही बोलते हैं। संपर्क भाषा है ये, और साथ ही साथ हमारी राजभाषा भी है। अब जानते हैं भाषा के बारे में कि वास्तव में भाषा होती क्या है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आवश्यकताओं की विभिन्नता और उनकी पूर्ति के आधार पर समाज के सभी सदस्यों में परस्पर निर्भरता होती है। भूख, प्यास, इच्छा, अनिच्छा, सुख, दुख, हर्ष, क्रोध, मनोरंजन आदि को व्यक्त अथवा प्रकट करने के लिए वह अभिव्यक्ति के किसी माध्यम को आवश्यकता अनुरूप प्रयोग करता है। कभी वह संकेतों के माध्यम से बात करता है, कभी मौखिक रूप से मुख से बोलकर, तो कभी लिखकर। तो मनुष्य यानी कि जो इंसान है वो समाज में रहने वाला प्राणी है। तो बच्चों, हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ आवश्यकता होती है। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने मन के विचारों को बताने के लिए, भावों को व्यक्त करने के लिए वो एक दूसरे पर निर्भर है। तो उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, बहुत सारी उसकी इच्छाएं होती हैं, सुख, दुख, हर्ष, क्रोध, वो सभी को व्यक्त करना चाहता है। और उसको प्रकट करने के लिए, उसकी अभिव्यक्ति के लिए, अभिव्यक्ति यानी कि बताने के लिए, तो वो आवश्यकता जैसी उसकी होती है, उसके अनुसार साधनों का प्रयोग करता है। कभी वह बोलकर अपनी बात बताता है, कभी वह लिखकर बताता है, और कभी इशारों से बताता है। अलग अलग माध्यम है। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि ध्वनि जब तक सार्थक नहीं होती तब तक वह विचारों का आदान प्रदान का माध्यम नहीं बन सकती। एक अबोध बालक जब रोता है तब निर्णित रूप से यह नहीं समझा या माना जा सकता कि वह भूखा है अथवा किसी इच्छित वस्तु की प्राप्ति हेतु रो रहा है। बच्चों, मेन बात क्या होती है, मुख्य बात क्या होती है कि जब तक हमारे मुख से जो भी ध्वनियां निकल रही हैं, आवाजें निकल रही हैं, जब तक उनका कोई अर्थ ना हो, हम समझ नहीं पाते कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो क्या कहना चाह रहा है। मतलब ध्वनि अगर सार्थक नहीं हो तो वो आदान प्रदान का माध्यम नहीं बन सकती है। जैसे उदाहरण है, एक छोटा सा बच्चा है, वो रोता है, तो कई बार हम नहीं समझ पाते कि वो उसे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, या कुछ और वस्तु को पाने के लिए वह रो रहा है। इसी प्रकार शरीर में किसी पीड़ा के कारण भी वह रो सकता है। क्यों हो सकता है? उसको दर्द हो रहा हो। माता अपने विभिन्न प्रयासों द्वारा कुछ देर बाद ही समझ पाती है कि बालक के रोने का वास्तविक कारण क्या है। यही बालक जब सार्थक ध्वनियों का प्रयोग कर अपनी इच्छा अनिच्छा व्यक्त करता है तो तत्काल ही बात समझ में आ जाती है। तो बच्चों, केवल जो माता होती है वही अपने शिशु की बात समझ पाती है, वो भी थोड़े प्रयास के बाद कि क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि उसकी तो रोज की आदत हो जाती है, इसलिए वह समझ लेती है। लेकिन जब वो बालक थोड़ा बड़ा हो जाए, वो ठीक से बोलना सीख जाता है, सार्थक ध्वनियों का प्रयोग करना सीख जाता है, तो आराम से हम उसकी बात को समझ सकते हैं। बच्चे रोकर अथवा हंसकर गूंगे व्यक्ति का संकेतों या हाव भाव द्वारा, पशुओं का उनके हाव भाव द्वारा,
अपने विचार प्रकट करना क्षमताहीन विचार विनिमय कहा जा सकता है। सभ्य समाज में इस प्रकार के संकेतों या हाव भाव द्वारा विचारों को संपूर्णता प्रकट करना संभव नहीं। क्या कह रहे हैं ये कि बच्चे रोते हैं, हंसते हैं अपनी बातों को बताने के लिए, ऐसे ही गूंगा व्यक्ति इशारों से, पशु पक्षी भी अपने हाव भाव के द्वारा अपनी बात प्रकट करते हैं। लेकिन ऐसी बातों को, ऐसे विचारों को हम व्याकरण के अंतर्गत, भाषा के अंतर्गत हम नहीं रखते हैं, क्योंकि ये हमें संपूर्णता से अपनी बात नहीं समझा पाते हैं, तो ये भाषा में नहीं आते हैं, क्योंकि सभ्य समाज इन सबको नहीं मानता है। वर्तमान युग में सभ्य समाज ध्वनि के माध्यम से अपनी इच्छाओं, अनिच्छाओं और विचारों की संपूर्णता को मुख से बोलकर अथवा उस विशेष ध्वनि को विशेष चिन्हों में लिपिबद्ध कर प्रकट करता है। तो क्या करते हैं समाज में रहने वाले सभी सभ्य लोग ध्वनि के माध्यम से, यानी कि आवाज के माध्यम से अपनी बातों को स्पष्ट करते हैं और ध्वनि चिन्हों के माध्यम से लिखकर बताते हैं। तो इस प्रकार जो बोली हम प्रतिदिन व्यवहार में प्रयुक्त करते हैं अथवा अपनी बात जिस बोली के माध्यम से कहते या समझते हैं उसे भाषा कहते हैं। हम जो कुछ भी किसी अभिप्राय से अपने मुख से बोलते हैं वह सब भाषा है। तो क्या कह रहे हैं कि जो हम रोजाना बोला करते हैं, जो बोली, उसको भाषा में रखा जाता है, जिसमें माध्यम से हम अपनी बात को व्यक्त करें। मतलब किसी भी भाषा के माध्यम से, किसी भी बोली के माध्यम से हम अपनी बात को जो व्यक्त करते हैं, और लेकिन उसका अर्थ होना चाहिए, तो वो भाषा आएगी। भाषा मन के भावों या विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। यह व्यक्ति के दैनिक जीवन के कार्यकलापों से जुड़ी रहती है। क्या कह रहे हैं कि भाषा हमारे मन में जो भी भाव उठते हैं, विचार उठते हैं, उनको प्रकट करने का एक साधन है, बताने का एक माध्यम है, और ये हमारे दैनिक जीवन से भी जुड़ी रहती है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। इस भाष से ही शब्द भाषा बना। आम बोलचाल में जिसे बोली कहते हैं, शास्त्र में वह भाषा कहलाती है। तो जो भाषा शब्द की रचना हुई है, भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ ही बोलना होता है। तो भाष से भाषा बना है, और बोलचाल में, अगर हम आम बोलचाल में कहें, जिसको बोली कहा जाता है, वही वास्तव में भाषा होती है। अब आती है भाषा की परिभाषा। भाषा विचारों के आदान प्रदान का वह साधन है जो बोलने या लिखने के प्रयोग में लाया जाता है। तो क्या है भाषा? क्या है? विचारों के आदान प्रदान का साधन, जिसको हम बोलकर या लिखकर व्यक्त करते हैं। अब आता है भाषा के भेद। मनुष्य प्राय 3 प्रकार से अपने विचार प्रकट करता है: बोलकर, लिखकर, संकेतों द्वारा। व्याकरण में संकेतों को भाषा के रूप में कोई स्थान नहीं दिया जाता, अतः विचार प्रकट करने की 2 प्रक्रियाएं, बोलना तथा लिखना, ही व्याकरण में स्थान पाते हैं। तो 3 प्रकार से हम करते हैं: बोलकर, लिखकर और क्या संकेतों के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त। लेकिन व्याकरण में, जो हमारा व्याकरण जो शास्त्र है, उसमें संकेतों को सांकेतिक जो भाषा होती है उसको मान्यता नहीं मिली है, इसलिए 2 ही रूप होते हैं भाषा के। इस प्रकार भाषा के 2 रूप होते हैं: मौखिक या उच्चारित भाषा तथा दूसरी है लिखित भाषा। तो ये 2 रूप हैं, दोनों के बारे में जानते हैं अलग अलग। मौखिक या उच्चारित भाषा, मुख से बोलकर जो विचार प्रकट किए जाते हैं वह मौखिक भाषा है। लोक व्यवहार में भाषा के इस रूप का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। मौखिक भाषा में सार्थक ध्वनियों का प्रयोग होता है। तो जब हम अपनी मन के विचारों को, भावों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरा सामने वाला सुनकर समझता है, भाषा का यही रूप क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाता है, और इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अब आता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा को जब लिखकर प्रकट किया जाता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखित भाषा में ध्वनियों के स्थान पर वर्णों या अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम जो बात बोलकर बताना चाहते हैं, अगर हम उसको लिखकर बता दें तो ये लिखित भाषा हो जाएगी, और इसमें हम ध्वनियों के स्थान पर हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिसको वर्ण या फिर अक्षर कहा जाता है। अब आते हैं भाषा के अंग। भाषा अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिनका आश्रय लेती है वे हैं ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और लिपि। ये भाषा के अंग कहलाते हैं। तो भाषा कि जिन चीजों के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, वो चाहे आवाज यानी कि ध्वनि हो, वर्ण हो, शब्द हो, वाक्य हो या फिर लिपि हो, ये सभी भाषा के अंग के अंतर्गत आते हैं बच्चों। अब आती है बोली। बोली किसे कहते हैं?
भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यह किसी क्षेत्र विशेष में ही वहां के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से अपने विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत तथा व्यापक होता है। तो भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है, यानी कि जो छोटे स्थान पर जो रूप में भाषा प्रयुक्त की जाती है वही बोली है। वहां के निवासियों की भाषा, मतलब जो वो बोलते हैं, थोड़ा सा अलग होती है और उसके द्वारा ही वह विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये बहुत सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, यानी कि छोटे से क्षेत्र में। और भाषा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, उसको मानक रूप प्रदान किया गया होता है। हिंदी भाषा की अनेक बोलियां हैं। इन बोलियों में लोक साहित्य की रचना हुई है। तो हमारी हिंदी जो भाषा है उसकी बहुत सारी बोलियां हैं। कुछ ऐसी बोलियां हैं जिनमें लोक साहित्य की रचना हुई है और उन्होंने उपभाषा का स्थान प्राप्त कर लिया है। हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली, बुंदेली, बघेली, कुमारी, गढ़वाली, मारवाड़ी आदि। हिंदी की खड़ी बोली को राजभाषा का स्थान प्राप्त है। खड़ी बोली को राजभाषा बनाया गया है, जो हिंदी की एक बोली ही है। अगला है लिपि। भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए जाते हैं वे वर्ण कहलाते हैं, परंतु जिस रूप में वे लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। तो भाषा को जो लिखने का ढंग है, तरीका है, वही लिपि है। कि हमारी जो हम बोलते हैं, हमारी जो ध्वनियां निकलती है, उनके लिए निश्चित कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ये चिन्ह, ये लिखने का तरीका ही हमारी लिपि है। और जो चिन्ह होते हैं उनको वर्णयाक्षर कहा जाता है। संस्कृत, हिंदी, गुजराती व मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो ये 3-4 भाषाएं बच्चों, इनकी लिपि क्या है? देवनागरी। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में, उर्दू भाषा अरबी लिपि में तथा अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो ये विभिन्न भाषाएं हैं जो विभिन्न लिपियों में लिखी जाती है। अब आता है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है जानते हैं। किसी भाषा के प्रयोग की नियमावली को व्याकरण कहते हैं। प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं। तो बच्चों, किसी भाषा को पढ़ने, लिखने, सीखने, बोलना सीखने के लिए हमें कुछ नियमों को मानना पड़ता है और कुछ नियमों को जानना पड़ता है। तो ये जो नियमावली है यही व्याकरण कहलाती है। क्योंकि अगर हम उस भाषा को सीखना चाहते हैं तो हमें उन नियमों के आधार पर ही हम भाषा का व्यवहार करते हैं, समझते हैं, समझाते हैं। अध्ययन और अध्यापन में इसका विशेष महत्व होता है। व्याकरण हमें भाषा को सही रूप में बोलना, लिखना और समझना सिखाती है। जैसे, तो व्याकरण हमें बच्चों क्या सिखाता है? किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना, लिखना, और इसी में अध्यापन का कार्य भी किया जाता है। पढ़ना, पढ़ाने का कार्य होता है और इसी में हम व्यवहार करते हैं। जैसे कुछ उदाहरण है, गाय घास खाती है। वाक्य शुद्ध है क्योंकि कर्ता स्त्रीलिंग है और उसके अनुरूप ही क्रिया प्रयुक्त हुई है। तो गाय घास खाती है बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, क्योंकि जैसा करता है वैसे ही क्रिया का प्रयोग किया है। अगर हम कर दें गाय घास खाता है, वाक्य अशुद्ध है क्योंकि कर्ता स्त्रीलिंग के अनुरूप प्रयोग क्रिया प्रयुक्त नहीं हुई है। यहाँ क्रिया का रूप पुल्लिंग होने पर वाक्य अशुद्ध हो गया। तो क्योंकि क्या है, जो करता है वो स्त्रीलिंग है, अगर उसके अनुरूप हम क्रिया प्रयोग नहीं करेंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्रिया भी स्त्रीलिंग की ही प्रयोग करनी थी, लेकिन यहाँ पर पुल्लिंग की है, इसलिए वाक्य गलत है। और ये सारी बातें हम जब जान पाएंगे जब हमें व्याकरण के नियमों की जानकारी होगी। अतः कर्ता के लिंग के अनुरूप क्रिया प्रयुक्त न होने पर वाक्य अशुद्ध माना जाता है। ये सभी नियम व्याकरण का विषय होते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का बोध कराता है। अतः व्याकरण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा के नियमों और व्यवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। तो व्याकरण ऐसा शास्त्र है बच्चों जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के नियमों को और उसको किस प्रकार से बोला जाए, किस प्रकार की में उसमें वाक्यों की व्यवस्था, शब्दों की व्यवस्था की गई है, ये सब हम जानते हैं। व्याकरण भाषा की सार्थक ध्वनि से लेकर वाक्य की संरचना के नियमों तक का अध्ययन करता है। भाषा के शुद्ध एवं सार्थक स्वरूप का निर्धारण भी व्याकरण ही करता है। व्याकरण ही एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा के सही स्वरूप को मानक रूप देकर उसे सर्वमान्य, शिष्ट, सम्मत एवं स्थायी रूप प्रदान करता है।
बच्चों, हम व्याकरण के अंतर्गत जो ध्वनियां होती है उनसे लेकर वाक्यों की रचना किस प्रकार से होती है इस तक का अध्ययन करते हैं। ये हमें बताता है कि भाषा का शुद्ध रूप कौन सा है, अशुद्ध रूप कौन सा है, किस प्रकार से हम शुद्ध रूप में शुद्ध वाक्यों का, वर्णों का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि भाषा के सही रूप की जानकारी हमें केवल व्याकरण से ही प्राप्त होती है। व्याकरण ही उसे मानक रूप प्रदान करता है, मानक जो कि सब जगह उसका जो रूप प्रचलित रहता है, स्थायी रूप प्रदान करता है। तो जो सब लोग मानते हैं ऐसा रूप भाषा को व्याकरण ही देता है। अब आते हैं व्याकरण के अंग। व्याकरण के प्रमुख रूप से 3 अंग माने जाते हैं। पहला होता है वर्ण विचार। इसके अंतर्गत अक्षरों, वर्णों के आकार, प्रकार, उनके लिखने की विधि तथा उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। तो वर्णों के क्या आकार हैं, कितने प्रकार के होते हैं वर्ण, उनको किस प्रकार से लिखा जाए, ये सब हमें वर्ण विचार के अंतर्गत पता चलता है, और साथ ही साथ हम उच्चारण करना भी सीखते हैं। अगला है हमारा शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, महत्व और उनकी उत्पत्ति, व्युत्पत्ति तथा बनावट आदि पर विचार किया जाता है कि शब्दों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, उनकी रचना क्या है, उनके कितने प्रकार हैं, उनका रूप कैसा हो, ये सारी चीज, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये सब हम जानते हैं शब्द विचार के अंतर्गत। फिर आता है तीसरा वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्यों की रचना, उनके भेद, उपभेद, पारस्परिक संबंध, रूपांतरण, उनकी शुद्धता, अशुद्धता तथा विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। तो वाक्य विचार हमें सिखाता है कि किस प्रकार से वाक्यों की रचना की जाए, उनके कितने प्रकार हैं, साथ ही साथ उनका आपस में क्या संबंध है, कर्ता कर्ता के साथ, क्रिया के साथ, लिंग के साथ, किस प्रकार से हम उनको बदल सकते हैं उनका रूप, और क्या वो शुद्ध है, क्या वो अशुद्ध है, ये सब हमें बताता है कौन, वाक्य विचार बताता है। विराम चिन्हों का प्रयोग हमें सिखाता है। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है उससे अब हम कर लेते हैं, यानी कि अभ्यास कार्य को। अभ्यास, पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं देने हैं सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। जितने भी यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सभी प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिख लेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। इसके बाद हमारा प्रश्न है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर 2 कॉलम है, एक में नगर लिखे और दूसरे में भाषा लिखी है, तो हमें मिलाना है। मिलाते हैं। तो मुंबई, मुंबई में क्या बोली जाती है भाषा, वो बोली जाती है मराठी। केरल, केरल में बोली जाती है मलयालम। पटियाला, पटियाला में पंजाबी। अहमदाबाद, अहमदाबाद में गुजराती। गुवाहाटी, गुवाहाटी में असमी, असमी, और इसको असमिया भी कहते हैं, असमिया भाषा। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में क्या बोला जाता है, कन्नड़। बेंगलुरु में तेलुगु, और दिल्ली, दिल्ली में हिंदी। तो बच्चों, ये कार्य हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से भाषा और व्याकरण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।